मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तो राजीव दीक्षित एक सोशल एक्टिविस्ट थे, इंडियन सोशल एक्टिविस्ट, जो ये बोलते थे कि सब कुछ भारत का बना होना चाहिए, हिंदी है हम, अंग्रेजों को मार भगाओ, अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी अंग्रेजी और अपने तौर तरीके अभी तक छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने आड़े हाथों लिया था, जवाहरलाल नेहरू को अपना दुश्मन मानते थे ये। अमेरिका को इन्होंने आड़े हाथों लिया था। दोस्तों, राजीव दीक्षित ने बहुत सारी चीजें बोली। राजीव दीक्षित ने, और वो बिल्कुल पब्लिक भी है, इनके नाम पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी मौत के बाद हम उनको याद करते हैं और सालों सालों तक डिस्कशन होता है। एक जबरदस्त ओरेटर थे ये, तो बिल्कुल ही सही है, और ये किसी इंट्रोडक्शन के भी पात्र नहीं है। अगर आज भी आप इनके यूट्यूब के लेक्चर्स को सुने, 1 घंटे कब गुजर जाते हैं पता नहीं चलता, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बोलते हैं, ठीक है ना, और सही भी बोलते हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने सही भी बोली और बहुत सारी बातें इन्होंने गलत भी बोली, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने बहुत ज्यादा आड़े हाथों लिया था। जितनी ज्यादा इन्होंने मतलब उनके लिए कठोर लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, वो शायद ही फिर पब्लिकली किसी ने की हो। तो राजीव दीक्षित एक इंडियन सोशल एक्टिविस्ट थे और इन्होंने आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत भी की थी। आजादी बचाओ आंदोलन दोस्तों 1984 के बाद ये शुरू हुआ था, मोटे मोटे तौर पे, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। बाबा रामदेव के साथ इन्होंने काम किया था। 2009 में ये बाबा रामदेव से के संपर्क में आए थे और उसके बाद फिर बाबा रामदेव से जुड़ गए थे, और अगले ही साल 2010 में बाबा रामदेव राजीव दीक्षित की मृत्यु हो गई थी भिलाई छत्तीसगढ़ में, ठीक है, 30 नवंबर 2010। तो दोस्तों, ऐसा इनके जो उस समय लेक्चर्स थे, अभी तो यूट्यूब आ गया है, उस समय आस्था संस्कार पे आते थे, और आप देख सकते हैं कि हमेशा ये बाबा रामदेव के बगल में रहते थे और बोलते थे। तो काफी ज्यादा घर घर का नाम हो गए थे राजीव दीक्षित, लेकिन इनकी एकाएक अचानक मौत हो गई थी। इन्होंने तो बिल्कुल ये सोच लिया था ना भैया, इन्होंने बाबा रामदेव के साथ प्रतिज्ञा ली थी, बाबा रामदेव के साथ इन्होंने भारतीय स्वाभिमान मूवमेंट भी, भारत स्वाभिमान मूवमेंट भी, भारत स्वाभिमान आंदोलन भी स्टार्ट कर दिया था, ये भी अभियान चला दिया था। तो इन्होंने तो पूरी प्रतिज्ञा ली थी बाबा रामदेव के साथ कि भारत को एक सुपर पावर बनाएंगे, एक विश्व ताकत बनाएंगे, और इतनी ज्यादा भारत की ताकत होगी और लोगों को इतना ज्यादा एम्पावर कर देंगे कि फिर भारत ही भारत है बस। लेकिन ये कैसे करेंगे? 2014 में अपनी पार्टी लेके आओ ना, सीधा सीधा यही चीज थी, यही एजेंडा था। और एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन थी ये, कि करप्शन बिल्कुल हटाओ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों, राजीव दीक्षित, जो राजीव दीक्षित ने बोला कि ये चीजें लागू करनी चाहिए, वो सही भी है। अगर आप उसके मायने देखें तो काफी सही भी है, हम डिस्कस करेंगे। हालांकि इनका जन्म 30 नवंबर 1967 1967 में हुआ था। इनके पिताजी राधे श्याम तिवारी, जो कि एक बीटी ऑफिसर थे, और इनकी माताजी मिथिलेश तिवारी, अलीगढ़ के नाह गांव में हुआ था। अब ये एक ही अपने ही लेक्चर में बताते हैं कि इनके गांव में बिजली तक नहीं आई, और बहुत सारे ऐसे गांव हैं, मैं देखिए जो बातें बोलूंगा वो राजीव दीक्षित की बातों को कोट करूंगा। तो इनके गांव में बिजली तक नहीं आई, और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे बिजली नहीं है, बिजली तो छोड़िए, रोड तक नहीं है वहां पे इनके गांव में, नाहा गांव में रोड तक नहीं है। तो अगर जाना भी होता है तो पैदल 6 किलोमीटर चल के जाइए। तो ये हालत, और ये तब हालत है जब आजादी के इतने साल बीत गए हैं। तो भैया कौन जिम्मेदार है इसकी? सरकार। ऊपर से 1991 में एलपीजी आ गया। 1991 में एक और बहुत बड़ी घटना हुई थी राजीव दीक्षित के साथ, वो भी बताऊंगा। इन्होंने अपना इंटरमीडिएट फिरोजाबाद के पीडी जैन इंटर कॉलेज से किया, और उसके बाद इन्होंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद से बीटेक किया इन्होंने, ठीक है, इंजीनियर थे, इलेक्ट्रॉनिक्स इनकी स्पेशलाइजेशन थी। और उसके बाद फिर आईआईटी कानपुर से इन्होंने अपना एमटेक किया। अब दोस्तों, इनकी एजुकेशन पे कंट्रोवर्सी है, आईआईटी से किया कि नहीं ये नहीं पता, ठीक है। हालांकि यहां से जो इनका बीटेक वो तो इन्होंने इलाहाबाद से किया, लेकिन जो एमटेक है वो आईआईटी कानपुर से है कि नहीं, बहुत लोग बोलते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है। लेकिन एक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि एक बार जब आरटीआई डाली गई थी तो वहां से जवाब आया था कि राजीव दीक्षित नाम का कोई यहाँ पे लड़के ने यहाँ पे एमटेक नहीं किया है। ऐसा भी बोला गया कि इन्होंने फिर सीएसआईआर में रिसर्च स्कॉलर भी थे, जो कि थे भी, ठीक है, सीएसआईआर में रिसर्च स्कॉलर थे, काफी टाइम तक सीएसआईआर के साथ काम किया इन्होंने। एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी ऐसा बोला जाता है, ऐसा दावा किया जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम के साथ इन्होंने काफी वक्त तक काम किया, लेकिन उसमें भी फिर कंट्रोवर्सीज है। खैर, ये सब कंट्रोवर्सी जो है वो साथ साथ चलती ही रहती है, जैसे इंसान पॉपुलर होता है। तो ये सारी चीजें हैं। इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, स्वदेशी चिकित्सा, भैया
इनको जुकाम होता था तो मेथी दाने की अंगूठी, मेथी दाना ये जो है वो हाथ में दबा लेते थे, इनका जुकाम सही हो जाता था। इनका दावा था कि 20 साल तक ये कभी भी बीमार नहीं पड़े हैं। सीमेंट की बजाय चूने से अगर घर बनवाएंगे तो सालों सालों तक, 1000 सालों तक टिकेंगे। सीमेंट, क्योंकि अंग्रेजों का कानून था और सीमेंट बाहर से बन के आया था तो अंग्रेजों ने थोप दिया। हर इनके वक्तव्य में आप अंग्रेजों को पाएंगे और नेहरू को पाएंगे। ये बिल्कुल सही है, वैसे तो सही बात है, अंग्रेजों ने तो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और इन्होंने गोबर गैस से, मतलब गोबर से इन्होंने ईंधन, फ्यूल बनाने की बात की कि भैया अगर फ्यूल बनाना है तो गोबर गैस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि अगर गोबर के साबुन से नहाओगे तो 20 मिनट बाद उससे खुशबू आने लगेगी। तो ये सारे इनके आइडियाज थे, हंसने वाली बात नहीं है दोस्तों, ये सब साइंटिफिक चीजें हैं, ये भी मैं बताना चाहता हूं। बहरहाल इस पे कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं हुए हैं तो मैं ये पुख्ते तौर पे कह भी नहीं सकता कि ये सही है कि नहीं, लेकिन अगर आप इस पे रिसर्च करें तो आप ये तो पाएंगे कि हाँ ये चीजें ठीक है कहीं ना कहीं। तो ये चीजें इन्होंने बुक भी लिखी, स्वदेशी चिकित्सा, गौवंश, गौ माता, ये सारी इन्होंने बुक्स भी लिखी। और इन्होंने ये भी बोला कि ये काफी लोगों से मिल चुके हैं। इन्होंने बोला कि इन्होंने अमिताभ बच्चन से भी संपर्क करने की कोशिश की, उनको ईमेल किया जब वो बीमार पड़े थे। दोस्तों मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं मालूम, अमिताभ बच्चन शायद एक बार, अभी की बात है, शायद 7 8 10 साल पहले काफी बीमार पड़े थे। तब जब राजीव दीक्षित ने उनसे संपर्क किया कि वो क्यों बीमार पड़े थे, तो अमिताभ बच्चन का ये जवाब आया था कि वो कोका कोला और पेप्सी का जो ऐड करते थे और वो जो कोल्ड ड्रिंक पीते थे उसकी वजह से उनकी अंतड़ियां जो है वो सड़ गई थी। तो राजीव दीक्षित ने बोला कि आप ये सारी बातें खुल के आके बताइए। तो अमिताभ बच्चन ने नहीं बोला कि, ये बोला कि मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है कि अगर मैं खुल के बताऊं ये बातें तो मुझे अच्छा खासा हर्जाना जो है वो कंपनी को देना पड़ेगा। हेमा मालिनी से भी इन्होंने बात की क्योंकि हेमा मालिनी उस समय लक्स साबुन का ऐड करती थी, आज भी करती हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आप वाकई लक्स साबुन से नहाती हैं? उन्होंने बोला कि नहीं, मैं बेसन से नहाती हूं। तो ये चीज थी। ममता बनर्जी से इन्होंने मिलने की बात की, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन्होंने काफी लोगों से मिलने की बात की, लेकिन जब इन लोगों से पूछा गया कि क्या ऐसी कुछ चीज थी तो कुछ लोगों ने तो नकार दिया और कुछ लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। तो ये सारी चीजें हैं, कंट्रोवर्सीज काफी ज्यादा रही हैं इनको लेके, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। स्वदेशी नीति की बात करें तो ये सीधा बोलते थे कि भैया एलपीजी जो हुआ है ये बहुत ही ज्यादा गलत है। भारत में भर भर के जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है इसको तो पूरी तरीके से रोक देना चाहिए। ये जो विदेशी कंपनियां हैं, यूनिलीवर का नाम बदल के हिंदुस्तान लीवर खाली इसलिए किया गया ताकि लोगों को लुभाया जा सके। आपको बताना चाहता हूं कि एक बार राजस्थान में, इन्हीं के वर्ड से, एक बार राजस्थान में एक शराब की फैक्ट्री लगने जा रही थी। अब राजस्थान में पानी का संकट है, इन्हीं के ही वर्ड से, इन्हीं को ही कोट कर रहा हूं। तो वहां पे फिर इन्होंने वो फैक्ट्री लगने नहीं दी। 1991 में दोस्तों, 1991 में आर्थर डंकल नाम का एक आदमी आया था, एफडीआई लेके आया था, भर भर के एफडीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात थी दोस्तों। एयरपोर्ट पे उतरा राजीव दीक्षित, वैसे तो गांधीयन थे, आपको बताना चाहता हूं गांधीवादी थे राजीव दीक्षित, ये बहुत बड़ी बात है, पक्के गांधीवादी थे, अहिंसा में विश्वास करते थे। लेकिन इस बार इन्होंने हिंसा दिखा दी, वहीं पे ही इन्होंने आर्थर डंकल को जाके पीट दिया और वो आर्थर डंकल अपनी जान बचा के रनवे पे भागा ताकि कोई भी फॉरेन कंपनी यहां पे ना आ सके। तो इसके लिए राजीव गांधी ने अपने लोगों के साथ जाके उनको पीट दिया और पुलिस के सामने मारा, एयरपोर्ट में घुस के मारा, लॉन्च में मारा। अब दोस्तों ये कितना सही है वो तो खैर छोड़िए, ये राजीव दीक्षित के ही वर्ड्स हैं। तो वो फिर भागा रनवे में और उसके बाद फिर राजीव दीक्षित ने बोला बेटा यहाँ पे दोबारा आना नहीं, देख मत जाना यहाँ पे। तो वहां पे फिर इनको डेफिनेटली गिरफ्तार तो किया ही जाएगा क्योंकि सरकारी मेहमान था भैया ये। तो राजीव दीक्षित को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल ले जाया गया। वहां पे तिहाड़ जेल में सुपरिटेंडेंट कौन थी? किरण बेदी, वही किरण बेदी जिन्होंने तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम में बदल दिया था। क्या जबरदस्त जेल रिफॉर्म्स। तो यहां पे किरण बेदी और राजीव दीक्षित मिले। राजीव दीक्षित किरण बेदी को काफी सराहते हैं। तो यहां पे जब राजीव दीक्षित जेल में जाते हैं, तिहाड़ में पहुंचते हैं, तो वहां पे जो पुलिस होती है वो बोलती है कि भैया तुम अपने कपड़े उतारो, मुझे बॉडी मार्क देखना है। तो राजीव दीक्षित बोलते हैं बॉडी मार्क देखने के लिए मैं कपड़े क्यों उतारूं भैया, ऐसे ही बोल दो, मैं तुमको बता देता हूं ना कहां पे बॉडी मार्क है। तो वहां पे उन्होंने बोला नहीं, हमको देखना है तुम्हारा बॉडी मार्क कहां पे, कपड़े उतारो। तो यहां पे बोला कि अगर मैं ना उतारू तो, राजीव दीक्षित ने बोला कि अगर मैं ना उतारू तो, आमरण अनशन पे बैठ गया तो वहां पे जेलर ने बोला कि बैठ जाओ, मेरी भी नौकरी जाएगी, तुमको भी प्रॉब्लम होगी। तो राजीव दीक्षित ने बोला ये मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, आप इसका हनन कर रहे हैं।
तो जेलर ने बोला इसको बाजू में रखो, अपना फंडामेंटल राइट, पहले कपड़े उतारो, फिर बाद में ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ। तो दोस्तों वैसे ये पूरा प्रोसेस होता है, कपड़े हर कैदी को उतारने ही होते हैं बॉडी मार्कर के लिए। तो राजीव दीक्षित ने किरण बेदी से संपर्क किया, किरण बेदी से पूछा कि भैया ये मतलब ये क्या है, मेरे पूरे कपड़े क्यों उतरवाए जा रहे हैं, कहां पे लिखा हुआ है। तो किरण बेदी ने बोला कि एक कानून है 1860 में ब्रिटिशर बना के गए थे। तो राजीव दीक्षित ने बोला कि मुझे वो पूरा मैनुअल पढ़ना है। तो यहाँ पे किरण बेदी ने बोला यही उत्पात तुम मचाओगे और क्या करोगे। तो किसी तरह किरण बेदी ने वो मैनुअल ला के दिया। तो राजीव दीक्षित ऐसा बोलते हैं कि जब उन्होंने पूरा का पूरा मैनुअल पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि गुलामों को हम बेइज्जत करेंगे और भारत गुलाम है। ये कोई इसलिए नहीं कि बॉडी मार्क देखने के लिए कपड़े उतारवा रहे, ये बेइज्जती है, हम इसी तरीके से नीचा दिखाएंगे। अब दोस्तों ये तो बिल्कुल, अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या बोला, अंग्रेज जैसे ही भारत पे आए उन्होंने यही तो बोला ना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, भारतीय है क्या, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। उन्होंने इसी बल पे तो उन्होंने पूरा इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। किसी का हौसला तोड़ना हो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, अब बस जाके उसकी बुराई कर दीजिए और उसको कोसने रखिए, भले ही वो कितना भी स्ट्रांग हो वो टूट जाएगा। और यही अंग्रेजों ने आके किया, बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो यहां पे राजीव दीक्षित ने बोला कि ये अंग्रेजों का तथ्य था कि भैया गुलामों को हम इतनी बुरी तरह बेइज्जत करेंगे कि उनको छोड़ेंगे नहीं, और भारत एक गुलाम है। तो बेसिकली ये बेइज्जती थी। तो यहां पे आजादी के बाद भी राजीव दीक्षित बोलते हैं कि आजादी के बाद भी ये मूर्ख सरकारों ने ये जो पूरा एक्ट है अभी तक बना के रखा है, तो पुलिस रिफॉर्म लाए नहीं है, हमको भले ही आजादी मिल गई है लेकिन अंग्रेजी आइडियोलॉजी अभी भी एकदम भरी हुई है हमारे, तो इसको हटाना चाहिए। तो ये राजीव दीक्षित, ये एक पूरा का पूरा व्याख्या था। अब दोस्तों उसके बाद फिर ये कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए नेदरलैंड्स है। एक और व्याख्या बताना चाहता हूं दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, उतना मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इनकी बायोग्राफी कवर कर रहा हूं। एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी है दोस्तों, जब ये नेदरलैंड गए 1997 में, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में ये नेदरलैंड गए थे। वहां पे नेदरलैंड एम्स्टर्डम, वहां पे इन्होंने रिसर्च की कुछ टाइम के लिए, ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि आईआईटी कानपुर में एज अ साइंटिस्ट उन्होंने कुछ टाइम के लिए काम भी किया। तो जब नेदरलैंड गए तो वहां पे इन्होंने रिसर्च पेपर, क्योंकि रिसर्च पेपर होता है दोस्तों और प्रोजेक्ट के ही सिलसिले में गए थे, तो वहां पे इन्होंने रिसर्च पेपर अपना पढ़ना शुरू किया। तो एक डच साइंटिस्ट खड़ा हुआ, ये खुद राजीव दीक्षित ने ही बताया है, एक डच साइंटिस्ट खड़ा हुआ, उसने बोला कि जो रिसर्च पेपर है तुम इंग्लिश में क्यों पढ़ रहे हो, तुम अपनी मातृभाषा में पढ़ो। तो वहां पे राजीव दीक्षित ने बोला कि सर आपको समझ में नहीं आएगा। तो डच साइंटिस्ट ने बोला कि अरे मुझे समझ में नहीं आया तो उससे तुमको क्या लेना देना, तुम अपनी मातृभाषा में पढ़ो। इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट आके गए थे वो सब अपनी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ के गए थे, फ्रांसीसी फ्रेंच में, जापानी जापानीज में, जो डच आए थे वो डच भाषा में, तो सब उसमें पढ़ के गए थे। तुम क्यों इंग्लिश बोल रहे हो ना, तुम हिंदी में पढ़ो। तो वहां पे फिर उन्होंने बोला कि हो सकता है आपको समझ में आना है, राजीव दीक्षित का ये रिप्लाई था। तो डच साइंटिस्ट बोला है कि अभी तुम दूसरे की भाषा कॉपी कर रहे हो, बाद में तुम किसी और का प्रोजेक्ट कॉपी कर लोगे, तो मैं कैसे मान लूं कि जो तुमने रिसर्च पेपर बनाया है ये सही है। वो बिल्कुल एकदम घाव कर गया है, इनके मन में एकदम जो बात होती है ना बस गई कि ये बिल्कुल ये सही बोल रहा है। तब इन्होंने फिर भारत आके एक अलग ही मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, कुछ भी करके स्वदेशी लेके आना ही आना है। ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो है वो राजीव दीक्षित ने स्टार्ट कर दिया, भारत वापस लौट के, और एक नई मुहिम छेड़ दी। उसके बाद दोस्तों ये बाबा रामदेव से भी जुड़े, बाबा रामदेव से 2009 में ये जुड़े थे। बाबा रामदेव से जब ये जुड़े तो फिर भारत स्वाभिमान मूवमेंट की इन्होंने स्थापना की। वहां पे इन्होंने ये पूरी प्रतिज्ञा ली कि हम भारत को एक सुपर पावर बनाएंगे, कुशल लोगों को मतदान करेंगे, 100% वोटिंग हो, इसके लिए लोगों को हम पूरा अवेयर करेंगे, हम भारत को स्वदेशी बनाएंगे, विदेशी ताकतों से मुक्त करेंगे, अच्छे लोगों को चुन के आएंगे, 2014 में हम एक विकल्प देंगे नई पार्टी बना के। तो ये पूरा बाबा रामदेव के साथ बाकायदा इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन दोस्तों 2010 आते आते इनकी डेथ हो गई। 30 नवंबर 2010 भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्ग में इनका भाषण था, कार से वापस जा रहे थे, पसीने आने लगे, एकदम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। पसीने आने के चक्कर में जब इनके बगल में जो आचार्य बैठे थे, मैं उनका नाम भूल गया हूं, तो आचार्य बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पसीने आ रहे हैं। तो राजीव दीक्षित ने बोला नहीं नहीं मुझे गैस की प्रॉब्लम है, इसलिए हो सकता है, परेशान मत होइए, ठीक हो जाएगा। हालांकि राजीव दीक्षित ने यह बिल्कुल दावा किया था कि 20 साल से उनको जुकाम भी नहीं है, क्योंकि भैया वो देसी नुस्खे अपनाते थे। तो यहां पे जब, क्योंकि हालत बहुत खराब हो गई, तो आचार्य उनको आश्रम ले गए अपने। तो वहां पे आश्रम में जब वॉशरूम यूज करने गए राजीव दीक्षित, तो वहीं पे ही बेहोश हो गए, और जब उनको पाया गया तो पूरा पसीने से भीगे हुए थे। उसके बाद वहां पे
अपोलो हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ भिलाई में उनको ले जाया गया, वहां पे शिफ्ट कराया गया। तो वहां पे फिर 4-5 डॉक्टर जो थे उनकी निगरानी में रहते थे। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं एलोपैथिक दवाई जो है बिल्कुल नहीं लूंगा, मुझे मेरे लिए आयुर्वेदिक कोई वैद्य लेके आओ। तो अब वैद्य कहां से लेके आए, तो उन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वहां से स्टार्ट किया। होम्योपैथी से इनकी हालत सुधरी, लेकिन दोस्तों रात 1 से 2 के बीच में इनकी मृत्यु हो गई। 30 नवंबर 2010 भिलाई छत्तीसगढ़ में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब इनको लेके आया गया, पहली बात इनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। इनकी बॉडी का अगर पोस्टमार्टम हो जाता तो दोस्तों फिर बात ही खत्म, सब सामने आ जाता क्या सच्चाई है क्या नहीं है। पोस्टमार्टम नहीं हुआ, यह सवाल खड़े करती है। पोस्टमार्टम होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरी चीज दोस्तों यह है कि जब इनको लेके आया गया था तो इनका चेहरा बिल्कुल एकदम जामुनी पड़ गया था। अब अगर आप पॉइजन देंगे किसी को तो चेहरा बिल्कुल नीला पड़ जाता ना, बॉडी नीली पड़ जाती है, तो बिल्कुल जामुनी पड़ गया, तो होंठ वोंठ एकदम नीला पड़ गए थे। तो भैया जाहिर सी बात है, दिल का दौरा बोला गया था कि इनके हार्ट अटैक आया था इसलिए इनकी डेथ हुई है। तो यहां पे दिल के दौरे पड़ने से कैसे किसी का चेहरा जो है वो जामुनी पड़ सकता है। तो यहां पे जो इनके सहयोगी थे, ठीक है, जब इनकी बॉडी पतंजलि गई थी और जब ये वापस लेके आ रहे थे तो वहां पे दिक्कत थी और इनके सहयोगियों ने बोला कि हमको बाबा रामदेव से बात करनी है। बाबा रामदेव से दोस्तों बहुत ही अलग अलग यहां पे एंगल सामने आते हैं और बहुत सारी बातें हैं। उन बातों को डिस्कस करने का दोस्तों कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमको पूरी तरीके से पता नहीं है। या तो सबूत दीजिए या फिर ये बातों करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन सवाल तो बिल्कुल खड़े होते हैं कि ऐसा आमतौर पर अमूमन होता नहीं है। ऐसा भी बोला जाता है कि जब बाबा रामदेव की फ्यूनरल में शामिल थे तो किसी ने बाबा रामदेव से ये बोला, मतलब ये जब इस चीजों पे सवाल उठाए तो बाबा रामदेव ने बोला कि कोई बात नहीं, पोस्टमार्टम करवा लो, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी चेंज कर दूंगा। तो इस तरीके से हालांकि बातें उठती हैं, लेकिन क्या सच है क्या झूठ वो तो अभी तक सामने नहीं आया है। और अब बस बातें ही बातें हैं, हम कयासी लगा सकते हैं। तो ये चीज है, मिस्ट्री है अभी तक कि क्या वाकई में इनकी नेचुरल डेथ थी या कोई पॉइजन भी दिया गया था। एक और चीज बोली जाती है दोस्तों कि इनके दुश्मन बहुत है। इन्होंने 5000 विदेशी कंपनियों से एकदम लोहा ले लिया था भैया। 1984 में भोपाल गैस का कांड, वो जो पूरा यूनियन कार्बाइड, वहां पे तो उन्होंने अमेरिकी जितने भी अमेरिकन थे कटघरे में खड़ा कर दिया था ना, और भर भर के इन्होंने मूवमेंट और गालियां देनी शुरू कर दी थी, जिसका काफी अच्छा असर भी हुआ था भैया। अमेरिकन डरने भी लगे थे। आपको एक और चीज बता दूं, राजीव दीक्षित ने अमेरिकन को बहुत आड़े हाथों लिया था। राजीव दीक्षित ने यह बताया कि 9/11 अमेरिकन ने खुद करवाया था। हालांकि ये भी, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, बहुत सारी बातें थे। ये भी बोलते थे कि मैगी में गौ मांस को मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी। अमेरिका जम्मू एंड कश्मीर को कैप्चर करना चाहता है और पाकिस्तान की मदद करना चाहता है, ताकि जो कश्मीर है वो कभी भी, मतलब जो भारत है पूरी तरीके से कश्मीर पे जो शांति है वो कभी भी बहाल ना हो सके। तो ये सब राजीव दीक्षित के तथ्य थे। बहरहाल इन्होंने भारत स्वाभिमान मूवमेंट भी बाबा रामदेव के साथ स्टार्ट किया था और इनकी जो डेथ है वो अभी तक मिस्ट्री है कि क्या वाकई में किसने ये किया, ठीक है ना। जो भी हो दोस्तों, हम आज भी राजीव दीक्षित को याद करते हैं और अभी भी इनके लेक्चर जो है वो हमारे साथ है। एक अच्छा, हाँ, वो बात मैंने बीच में छोड़ दी थी। हाँ, ऐसा बोला जा रहा था कि जो 5000 कंपनी से इन्होंने लोहा लेके रखा हुआ है, तो इन्हीं में ही, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन हो गए थे, ठीक है, इन्हीं में से ही किसी ने इनको जहर दे दिया हो या कंपनीज ने पूरा षड्यंत्र रचाया हो, यह भी हो सकता है दोस्तों। एलपीजी के बिल्कुल खिलाफ थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके बिल्कुल खिलाफ थे। और ये बोलते थे कि टैक्स को डिसेंट्रलाइज कर दो, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाना चाहिए ताकि सब कुछ सही हो। तो ये लेक्चर था दोस्तों राजीव दीक्षित, उनकी लाइफ पूरी की पूरी मैंने बताई है। आशा करता हूं ये लेक्चर आपको